नमस्कार। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी की डेली जीके जीएस क्लास में। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखते हैं ये ज़िंदगी हमें कब तक भटकाएगी। देखते हैं ये ज़िंदगी हमें कब तक भटकाएगी। किसी न किसी दिन तो कोशिशें हमारी रंग लाएंगी। उस रोज़ हम आराम से बैठेंगे अपने कमरे में और कामयाबी बाहर से हमारा दरवाज़ा खटखटाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अपनी मेहनत जारी रखें। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपको जीके जीएस के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, तो सोचना नहीं है, एकदम नहीं सोचना है। चाहे वो आप एसएससी दे रहे हो, एलडीसी दे रहे हो, दरोगा का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर बिहार कांस्टेबल दे रहे हो, या फिर आप आर्मी की दे रहे हो, या फिर रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपका ये जीके जीएस का जो क्लास है, एके एकेडमी क्लास, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे जो डेली क्लासेस दी जाती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, जहाँ की आपको एके एकेडमी टारगेट 2021 करके आपको ये आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे तो डेली आपको वहाँ पे ये आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास के अंत में भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, आपको बताना है कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स, ये आसान सा सवाल है, इसका आंसर करेंगे जल्दी से कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। BaSO4 या फिर BaCl2 या Ba2SO4 या फिर MgCl2। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, यहाँ आपसे पूछा गया कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो BaCl2 होता है इसका सूत्र, ध्यान में रखेंगे BaCl2। BaCl2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। BaCl2 होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है। जल्दी से करेंगे आंसर फ्रेंड्स। नमक, चीनी, चीनी मिट्टी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर अल्कोहल और जल। फ्रेंड्स, आप अगर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। जल्दी से आंसर करेंगे, आसान सा ही सवाल है ये भी। और आज का जो क्लास है ये साइंस स्पेशल है। इसमें आपको दिख रहा होगा आज जो हमारे क्लास का जो आप आज का बैनर है उसमें साइंस स्पेशल मैंने लिखा भी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है नमक और मिट्टी, यहाँ तो मिश्रण तो है, पर ये क्या है, तत्व तो नहीं है। नमक तत्व है क्या? नमक तत्व है क्या? और अगर नमक तत्व भी है तो मिट्टी तत्व है क्या? नहीं। यहाँ पे चीनी में आते हैं, चीनी और मिट्टी। चीनी क्या तत्व है? नहीं है। मिट्टी भी यहाँ पे तत्व नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये आप कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तत्व है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया गया है। वाष्पन का वेग निर्भर करता है किस पर? जल्दी से बताएंगे। ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, या फिर इनमें से सभी पर। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में सुपर लिखेंगे, और अपनी उपस्थिति के तौर पे जय हिंद ज़रूर लिखेंगे फिर गाइस, ताकि मैं और इससे बेहतर क्वालिटी और कुछ बेहतर आपको दे सकूं। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा गया कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है किस पर, तो ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा, ABCD मैंने नहीं लिखा है, और इतने आप तो होशियार हैं ही कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप ABCD ऊपर से नीचे तक मान लेंगे। ताप पर निर्भर करता है क्या? वाष्पन का वेग, वेग मतलब कि दर, वेग का मतलब क्या? दर। वाष्पन की दर ताप पर निर्भर करती है क्या? तो हाँ, निर्भर करती है। जितना आप टेम्परेचर दोगे उतना जल्दी जल्दी वाष्पन होगा।
वाष्पन होगा। ओके, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह इस पर भी निर्भर करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अगर ज़मीन पर अगर पानी है तो अगर ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर पानी है तो वेपोराइजेशन यानी वाष्पन तेज़ी मात्रा में होगा। ठीक है, अगर उसको ये ताप मिलेगा तो तेज़ी से होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सूर्य का जो रोशनी होता है, अगर हमारी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आती है, रात आती रहती है बराबर, तो अगर किसी छोटे जगह पे पानी होता है तो कुछ समय के बाद अगर आप उस पानी को देखते हैं तो वो सूख जाता है। कैसे? वहाँ का पानी गया कहाँ? वाष्पित हो गया, वाष्पित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही वाष्पित पानी बादल के रूप में ऊपर आकाश में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी सही है। और द्रव की प्रकृति पर, यानी कि द्रव की प्रकृति क्या है, यानी कि द्रव का नेचर क्या है, या वो यानी कि वो ठोस है या फिर वो गैस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो ये भी हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। इनमें से सभी पर जो है वाष्पन का वेग निर्भर करता है, वाष्पन की दर निर्भर करती है ताप पर भी, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी और द्रव की प्रकृति पर भी। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपके इसमें पे आपको बताना है कि किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी गैस का, क्वेश्चन समझेंगे फ्रेंड्स, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पे ऊर्ध्वपातन, चालन या फिर संघनन या उत्सर्जन। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, किसी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये संघनन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संघनन कहलाता है किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना। अगर कोई गैस है, वो गैस है, ठीक है, और अगर इसे ठंडा करने पर ये सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में बदल जाता है, तो ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वो तो संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। और फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन अगर हम कहें तो ऊर्ध्वपातन कहने का तात्पर्य यह होता है कि कोई ठोस पदार्थ है और उसको आप अगर जलाते हैं तो वो जलने के बाद द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदल जाता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे। और चालन की अगर बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें चालन की, तो चालन में होता क्या है कि अगर कोई पदार्थ जैसे कि गर्म है, जय मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि ये गैस चूल्हा है, ठीक है, गैस चूल्हा जल रहा है। अगर सपोज आपने इस पे कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई का जो है आप ये देखते हो कि ये पकड़ने वाला दोनों साइड से होता है, ठीक है, कढ़ाई का। तो कुछ समय के बाद जब वो कढ़ाई गर्म हो जाती है तो आप अगर चाहोगे इसको छूना तो इसको टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये गर्म हो जाता है। और किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो इसी को चालन कहते हैं। यानी कि चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे जो माध्यम है ये हीट का जो माध्यम है ये कढ़ाई है, ठीक है, और ये इसको आप टच करोगे तो आपको ये गर्म फील होगा। क्यों? जबकि ये हमारा गैस का जो है टेम्परेचर ये तो इस पे पड़ रहा है, इस सरफेस पे पड़ रहा है ना, लेकिन ये कैसे गर्म हो रहा है? तो चालन विधि के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। और उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो उत्सर्जन कहने का मतलब हम जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एयर से एटमॉस्फेयर से यानी कि वातावरण से हम क्या करते हैं, गैस लेते हैं, यानी कि हम एयर लेते हैं। फ्रेंड्स हम एयर लेते हैं। एयर का मतलब क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का मिश्रण हम लेते हैं। और अगर आपसे फ्रेंड्स, चलिए एक सवाल और मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी हाई लेवल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस क्लास की डिटेल ज़रूर सुनेंगे। और अगर आपको केवल मतलब है छोटे लेवल के एग्ज़ाम में तो आप इसका डिटेल ना सुनेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप किसी हाई लेवल के एग्ज़ाम करते हैं तो
आपको देना है तो उसमें आपको डिटेल सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं अपने अंदर, वायु। और वायु फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि वायु क्या है, तो ये मिश्रण है, यानी कि मिक्सचर है, MIXTURE, मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे वायु क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें हम वायु में आपको ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एक मिनट, हम जो सांस में लेने में उपयोग करते हैं वो एयर लेते हैं, एयर। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और कई सारे गैसेस होती है फ्रेंड्स। फिलहाल जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो मुझे अभी मेरे दिमाग में है, वो सारी बातें मैंने बताई कि हम क्या करते हैं। हम फ्रेंड्स, आप अगर कहेंगे कि हम क्या करते हैं, रिस्पिरेशन के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो हवा लेते हैं, तो हवा ही लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। आप अगर ऑक्सीजन लेते हैं कहेंगे तो आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि आप इतनी सारी गैसेस ले रहे हैं, ठीक है। और मैं कुछ गैसों के बारे में बताया भी नहीं, लेकिन फिलहाल जितनी गैसों के बारे में मैंने बताया है, ये सारी गैसेस आप ऑक्सीजन के माध्यम से आप अपने अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर, ठीक है। क्योंकि गैस, ये हवा क्या है, गैसीय मिश्रण है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप पहले से फिल्टर कर लोगे कि हाँ मुझको केवल ऑक्सीजन लेना है, हाइड्रोजन तुम साइड हो जाओ, नाइट्रोजन तुम भी साइड हो जाओ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तुम भी साइड हो जाओ, ऐसा कुछ तो है नहीं ना। और तुम केवल ऑक्सीजन ही मैं लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो क्या लेते हो, आप एयर लेते हो, और एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि गैसों का मिश्रण हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर, और जो हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, वो हम अंदर रख लेते हैं, बाकी सारी गैसों को हम बाहर कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, संघनन होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि पदार्थ के अंगों में परस्पर आकर्षण बलों को क्या कहते हैं। पदार्थ के अंगों नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अंग नहीं होगा, यह अणु होगा। अणुओं में पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं। आकर्षण बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर आणविक बल, अंतराण्विक बल। ये फ्रेंड्स अंतराण्विक बल है, अंतराण्विक, डी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स अंतराण्विक बल है, ध्यान में रखेंगे अंतराण्विक बल। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सके। और जिस दिन, मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन हम लोग लाइव आ गए, उस दिन से हमारे क्लास का कुछ शेड्यूल और तरीका भी बदल जाएगा, और प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से होगी, यानी कि प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएंगी। फ्रेंड्स ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कृपया इस पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इस क्लास से, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ सकूं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस मैं करवा सकूं। और उसके बाद हमारी क्लासेस 2 टाइम में होंगी, और ये टाइम मैं निर्धारित करूंगा, लेकिन उससे पहले जो कंडीशंस हैं उसको आप लोग थोड़ा सा फुलफिल करें। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखेंगे। पदार्थ के अणुओं में जो परस्पर आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है, उस बल को अंतराण्विक बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अंतराण्विक बल, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं फ्रेंड्स। अगर अंतराण्विक बल को इंग्लिश में बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और वही क्या होता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। आप जो देखते हैं कि वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं, वर्षा की बूंदें आप लोग देखते होंगे, वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोल गोल होती हैं। कहीं कहीं पे किताबों में गोल नहीं, चपटी भी मिल सकती हैं आपको। वर्षा की बूंदें चपटी होती हैं, गोल नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा है, विवाद है। विवाद का विषय क्या है, हाँ आकार हम कह सकते हैं कि चपटी होती है या फिर गोल होती है। तो ये तो सरफेस टेंशन के कारण होती है, लेकिन इसके अंदर भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो गोल होती है, क्या इसे और खंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है फ्रेंड्स।
ओके, इसको और खंडित किया जा सकता है इसके पृष्ठ तनाव को कम करके। ओके, और अगर आप इसके पृष्ठ तनाव को कम करते हैं तो जैसे कि आप चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। आप जो कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने के लिए एक बाल्टी में पानी डालते हैं, ये बाल्टी पानी से भरा हुआ है। ओके, ये बाल्टी हमारा पानी से भरा हुआ है। आप इस बाल्टी में कपड़ा डालते हैं और इसमें सर्फ डालते हैं, थोड़ा सा डिटर्जेंट, तो वो क्या करता है, पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। यानी कि इनके अणुओं के बीच जो बल होता है ना, उन बल को थोड़ा सा, यानी कि इन अणुओं को और थोड़ा सा तोड़ने का काम करता है। कौन? डिटर्जेंट। उससे क्या होता है, पानी की बूंदें और छोटी छोटी हो जाती हैं और यही पानी की बूंदें हमारे कपड़ों के अंदर बारीकी से पहुंच करके जो मैलें होती हैं उसको निकाल देती हैं। यही तो बात है। तो फ्रेंड्स, साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको समझते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा साइंस पढ़ने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है साइंस, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ उसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझा और बता सकूँ। तो गाइज, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर समझ लिया होगा, और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको है, आपको बताना है कि अधिकृत स्थान पर क्या है। फ्रेंड्स, अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? ओह सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा होता कि किसी पदार्थ द्वारा, यहाँ पे आगे में थोड़ा सा रुकिए, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये क्लास देख रहे होते हैं उस समय प्लीज़ आप नोटबुक साथ में रखेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कि अगर आप क्लास की वीडियो देखते हैं तो वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए, और तीसरी बार तब देखिए जब आपको लगे कि हाँ मैंने क्वेश्चन सारा याद कर लिया है। आप अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है उसको एकदम बंद कर दीजिए और ख़ुद से आंसर कीजिए, और तब देखिए कि आंसर मैंने क्या टिक किया है। ओके, तो ये तरीका होता है याद करने का, जो कि मैंने आपको बताया कि पहले 2 बार वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से, और तीसरी बार वीडियो का वॉल्यूम कम कर देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपने जो आंसर किया है वो, और जो आंसर मैं टिक करता हूँ, आपका आंसर और उस क्वेश्चन में बताया गया आंसर में क्या डिफरेंस है, या फिर वही है। अगर वही है तो आपको क्वेश्चन याद हो चुके हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद होगा। और फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो मैं आपको कह दूं कि ये आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, यानी कि अगर किसी पदार्थ को आप सपोज, चलिए इसको रब कर देते हैं, सपोज मान के चलिए कि आपने यहाँ पे एक टेबल रखा। ओके, तो टेबल को रखने के लिए, ये टेबल के 4 पैर हैं, ठीक है, या फिर चल लीजिए मानते हैं कि ये गाय है। सॉरी, मेरी पेंटिंग तो कुछ खास नहीं है, पता नहीं ये गाय है कि क्या बन गई। चलिए कोई बात नहीं है, हमको समझना है। जैसे कि आपको इस गाय को या भैंस को जो भी हो, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो आपको इसको रखने के लिए क्या कुछ क्षेत्रफल चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ आयतन तो चाहिए ना। उसी क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम कहते हैं। तो यही आपसे पूछा गया कि किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, तो उसको हम आयतन कहते हैं फ्रेंड्स, आयतन कहते हैं, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, और चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में क्या होगा। जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे, 5 सेकेंड है आपके पास। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 223.15 होगा, 223.15 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ध्यान में रखेंगे 223.15 केल्विन।
और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के अगर कुछ किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, या फिर आप लोग यहाँ पे फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको प्रश्न समझने में कोई परेशानी हो रही है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया गया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप फेसबुक से जुड़िए, वहाँ पे आपको AK एकेडमी नाम से फेसबुक है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और जो भी कमेंट होगा, जो भी आपका सवाल होगा, आप वहाँ पे रखिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, ये होगा 323.15 केल्विन। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है, जल, अल्कोहल, पेट्रोल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन क्या होगा? वाष्पित होगा, वेपोराइज होगा। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, 5 सेकेंड है आपके पास, केवल 5 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्दी से आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ये देखते पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है जल, पेट्रोल, अल्कोहल और ईथर। तो जल, क्या जल सबसे पहले वाष्पित हो सकता है, पेट्रोल बाद में? ये तो गलत हो गया, सरासर गलत हो गया। तो सबसे पहले क्या, जल तो वेपोराइज होने में जल को, पानी को थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, और पेट्रोल को टाइम तो लगता नहीं है। वो आप थोड़ी देर अगर उसको खोल के रखोगे डब्बे में, किसी बीकर में अगर आप रखते हो तो देखते हो कि पेट्रोल थोड़ी देर में उड़ जाती है। और अल्कोहल तो फ्रेंड्स ये भी उड़ने वाला ही है, और ईथर ये भी उड़ने वाला है। तो ये सीरीज ही गलत हो गई। सबसे पहले क्या जल वेपोराइज होगा, वाष्पित होगा? तो होगा ही नहीं, पहले जल होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा। सेकंड में देखते हैं, पहले पेट्रोल, उसके बाद फिर अल्कोहल, उसके बाद जल, फिर ये गलत हो गया। पेट्रोल, उसके बाद अल्कोहल, फिर जल, और अंत में ईथर, ये भी गलत हो गया। ईथर अंत में कैसे हो गया यार? चलते हैं अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो है वो है, सबसे पहले है पेट्रोल, सही है, अल्कोहल यह भी सही है, फिर ईथर और तब जल। तो ये तो एक तरह से कुछ कुछ सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो वाष्पित होगा वो होगा ईथर, देन पेट्रोल, देन अल्कोहल, एंड फाइनली जल, यानी कि H2O। ओके, ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले ईथर वाष्पित होगा, फिर पेट्रोल वाष्पित होगा, और उसके बाद अल्कोहल, और अंत में जल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सबसे पहले ईथर वाष्पित होगा, फिर पेट्रोल वाष्पित होगा, और अल्कोहल, और अंत में जल। चलते हैं गाइस अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि शुष्क बर्फ कौन है। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया गया है, और वो फॉर्मूला शुष्क बर्फ का आपको ढूंढना है। जल्दी से गाइस आंसर करेंगे, 5 सेकेंड ही है आपके पास। ओके ओके, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, शुष्क बर्फ पूछा गया है। तो शुष्क बर्फ फ्रेंड्स होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने सी आंसर किया है तो ये आंसर आपका सही है गाइस, निसंकोच। ओके, तो चलते हैं। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बर्फ होता है। ओके, कुछ लोग अगर कहें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तो ये बर्फ होता है। जैसे कि आप अगर फ्रिज में पानी को रख देते हो तो वो क्या, बर्फ बन जाता है, तो उसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, चलते हैं गाइज अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है कि सामान्यतः सामान्यतः ये है सामान्यतः पदार्थ के अवस्थाओं की संस्था, संख्या होता है यहाँ पे, ये संस्था नहीं है। कितनी सारी मिस्टेक्स आज हो रही हैं फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ा सा PDF में प्रॉब्लम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम है, जो इशू है, मैं आपको रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि सही क्या होगा। आपसे यहाँ पूछा गया कि सामान्यतः पदार्थों के अवस्थाओं की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर करेंगे, 4, 2, 1 या 5।
ओके गाइज, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सामान्यतः जो पदार्थों की संख्या है वो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ये गलत हो गया। जब यहाँ पे सामान्यतः पूछा गया है मतलब जनरली पूछा गया, तो जनरली आपको मैं बता दूं कि गैस, लिक्विड एंड क्या, ठोस यानी कि सॉलिड, तो यही है जो सामान्यतः पदार्थों की अवस्थाएं। ओके, ध्यान में रखेंगे। वैसे तो पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करें तो दो पदार्थ ऐसे और हैं जो कि नए खोजे जा चुके हैं, तृतीय अवस्था और चतुर्थ और पंचम अवस्था। तो फिलहाल यहाँ पे जो पूछा गया है वो है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि ठोस और द्रव और ये गैस। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 5 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। जल्दी से आंसर करेंगे। द्रव की, गैस की, ठोस की, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल है निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जो ऑप्शन है उसी में से आपको चूज करने हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा गैस। गैस की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गतिज में सबसे ज़्यादा गति में रहता है, तो ये गैस है। गैस क्या होती है, गतिज ऊर्जा में हर समय गति में ही रहती है। अगर आप गैस को खुले में छोड़ दो तो क्या होगा, वो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। जिस जगह पे गैस का, अगर आप गैस का टैंकर खोल देते हैं, जैसे कि आप एलपीजी ही ले लो, अगर आप एलपीजी देखते हो कि लीक कर रहा है, तो लीक जब करता है तो पूरे सरफेस को इफेक्ट करता है ना, पूरे सरफेस को प्रभावित करता है, पूरे में फैल जाता है। तो ये क्या होता है, गैस क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, दोनों एक समान होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड ही है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। तो चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसी वजह से गाइज, इसी वजह से बर्फ़ का जो क्यूब होता है वो पानी में ऊपर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। जैसे कि ये ग्लास है, और जब आप बर्फ़ डालते हो ग्लास में तो ये सारे आप देख रहे हो कि ये लिक्विड है यानी पानी है, लेकिन बर्फ़ क्या करता है, ऊपर तैरता है। तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इस वजह से ही ये बर्फ पानी में तैर पाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हीरा का गुण नहीं है। जल्दी से आंसर करेंगे। हीरा का गुण आपको बताना है। 5 सेकंड ही है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए, केवल 5 सेकंड। और फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आप चाहे आप टिकटॉक यूज़ करते हो, टिकटॉक की तरह कितने सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं ना, तो आप वो भी अगर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और उसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लास होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आपको जी के जीएस के लिए एकदम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हीरा का गुण नहीं है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हीरा कार्बन का अपरूप है। अपरूप कहने का मतलब कार्बन का ही एक रूप है। अपरूप का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। ठीक है, तो हीरा क्या है, कार्बन का ही एक रूप है। अपरूप कहने का मतलब यही है, कहीं कहीं आपको अपरूप मिलेगा, तो अपरूप का मतलब कार्बन का रूप। ओके, और हाँ, तो अगला है यहाँ पे ऑप्शन है हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो फ्रेंड्स ये सवाल सही है, यानी कि ऑप्शन ये सही है। पहला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, तो ये सही है।
आपको इस तरह से याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि जो हीरा होता है, हीरा क्या होता है, कीमती होता है। कीमती होता है तो कीमती चीज़ क्या होती है, वो थोड़ा सा शांत रहना अच्छा समझती है, और कुचालक होती है, विद्युत का कुचालक होती है, यानी कि उसके अंदर क्या, गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता, वो शांत स्वभाव का होता है। यानी कि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सिचुएशन को समझते हुए काम करते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं ज्ञानी आदमी के पास नॉलेज ज़्यादा रहता है, इसी प्रकार से ये जो हीरा है ये ज्ञानी है। ठीक है, याद फ्रेंड्स, ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हीरा विद्युत, ताप एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, क्योंकि ये ज्ञानी होता है। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। तो फ्रेंड्स सही बात है, जो लोग ज्ञानी होंगे वो पारदर्शी होंगे, किसी भी बात को किसी के भी समक्ष आसानी से रख पाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है कि हीरा क्या होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध हीरा, और शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता, और इसके रवा घनाकार होते हैं, यानी कि इसके जो रवा कहने का मतलब जो छोटे छोटे जो कण होते हैं इसके, ये घन के आकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड लास्ट ऑप्शन है, यह कार्बन का अपरूप नहीं होता। तो फ्रेंड्स यही तो गलत हो गया ना, यहाँ पे गुण नहीं है पूछा गया है, गुण नहीं है, तो ये आंसर हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि यह कार्बन का अपरूप है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि नहीं है, तो यहाँ पूछा गया कि गुण नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए था कि हीरा कार्बन का अपरूप है। ओके, तो चलते हैं गाइस अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है कि शुद्ध हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.417 या फिर 4.24 या फिर 5.345 या फिर 1.147। जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स आंसर, 5 सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके गाइस, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि शुद्ध हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये अपवर्तनांक होता है 2.417, यानी कि 2.417 जो होता है ये शुद्ध हीरा का अपवर्तनांक होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल है ये अगला सवाल है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट 60 जो कि दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे रक्त कैंसर को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे इस बात को। यहाँ पे हमारा आंसर होगा कोबाल्ट 60, यानी कि कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे है सोडियम 235 की अगर हम बात करें तो 235 जो है इस जगह पे होता 235 की जगह सोडियम 24 तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि यहाँ पे अगर सोडियम 24 नहीं होता, ये इसका ऑप्शन है, हाँ ये सही है फ्रेंड्स। अगर यूरेनियम 235 है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे यूरेनियम 235 का उपयोग जो है चट्टान की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। चट्टान की आयु अगर आपको ज्ञात करनी है तो इसके यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, ध्यान में रखेंगे चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और अगला सवाल अगला तो कोई सवाल है ही नहीं, ये मैसेज है आप सभी लोग के लिए कि AK एकेडमी नाम से हमारी क्लासेस हैं। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो की सूचना पाने के लिए, और घंटी के आइकन को दबा लें सबसे पहले क्लास की वीडियो अपने पास पाने के लिए। फ्रेंड्स चलिए, मैंने कहा था कि आपसे अंत में मैं कुछ कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है
कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा। तो गाइस, इंतज़ाम आपके सामने है, ये AK एकेडमी क्लास, जिसे कि आप निसंकोच जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा की, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये क्लास आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये कितनी हेल्पफुल होगी आप इस क्लास में रेगुलर रह के देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग GK GS क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो टॉपिक था वो राष्ट्रपति से संबंधित था, और राष्ट्रपति से संबंधित अगर आप उस वीडियो को याद कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि उस एक वीडियो से आप 2 अंक अर्जित कर सकते हैं। कल वाले वीडियो से अगर आप उस वीडियो को पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो 2 अंक आपके किसी भी परीक्षा में आप गेन कर सकते हैं निसंकोच। ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति से संबंधित, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।